वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन कुमार सिंह सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और मोस्ट वेलकम। जैसा कि बच्चों हमारी संस्था की डायरेक्टर मैडम ने आपसे वादा किया था कि 15 तारीख से हम लोग अपना खुद का एनालिसिस क्वेश्चन जो यूपीपी के डेट वाइज आपके जो क्रम से हुए थे उसको लेके आएंगे। उसी श्रृंखला में आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डे यानी कि 8 जून की पहली मीटिंग का पेपर के क्रम से वो क्वेश्चन मैथ के उस क्रम में सबसे पहले जो देखिए उसमें चूँकि क्रम का सब पेपर में अलग अलग है, जो हमारा क्रम रहा जो हमें पेपर मिला उसको शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये रहा क्वेश्चन, पढ़ें। कह रहा है कि एक फोटोग्राफर 6 लोगों को पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे कि पूरे क्वेश्चन में जो रहा मैथ वाले में, जैसे हमारे पास थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया हुआ है कि टोटल लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास आए हुए हैं और इन 30 मैथ के क्वेश्चन में 30 से 36 क्वेश्चन है और इस मैथ के क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आया हुआ है। प्यारो बच्चों, जैसा कि हम लोग बार बार कहते हैं कि नंबर सिस्टम एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो सबसे पहले तो आपके बेस को बनाता है, मैथ के बेस को बनाता है और इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। क्वेश्चन इतने बनते हैं कि चाहे तो 50 ठो दे दिया जाए तो भी कम है, मगर इससे 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं। कई टाइप के हैं, मगर ये तो हम लोग का अलग चैप्टर का क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, चूँकि पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ में यही था। तो सबसे पहले आपको ये बताना था कि 5 से 6 क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम से हैं और फिर देखिए जैसे हमने रख रखा है कि नंबर सिस्टम से 6, एचसीएफ एल्सियम से 3 क्वेश्चन है, इसी तरह से परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन है, पाइप ऑफ टंकी से। तो मतलब ये बताने का मतलब यहाँ पे है एनालिसिस के तौर पे कि चूँकि आपसे जो हमारी संस्था ने हमारी क्लास में हम लोगों ने कहा था लगभग उसी पैटर्न पे कुछ 19-20 करते हुए, मगर जैसे नंबर सिस्टम परसेंटेज पे हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया था तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। मगर जो पहला क्वेश्चन इस क्रम में मिला हुआ है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 6 लोग हैं, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मान लें कि जैसे 6 लोग हैं हमारे, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर इन 6 लोगों को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने तरीके से ये लोग खड़े होंगे। तो सबको मालूम है कि अब ये 6 लोग हैं तो ये फैक्टोरियल 6 तरीके से ये खड़े होंगे। फैक्टोरियल 6 तरीके का मतलब ये कि सबको मालूम होगा फैक्टोरियल 6 का मतलब है कि 6 से लेके हम चले जाएंगे कहाँ तक, 1 तक, ठीक। और यही फैक्टोरियल 6 का मतलब जितना भी फैक्टोरियल होगा वहाँ से लेके हम 1 तक के आप इसकी संख्याओं का गुणा करेंगे तो वही हो गया फैक्टोरियल 6। अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यानी कि अगर 6 लोगों को फोटोग्राफर किसी क्रम में फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो इतने तरीके से ये फ़ोटो इनको क्रम से खींचेगा। यानी अगर हम आपस में गुणा करें तो 30 कितना हो गया, 12 और 2 24, 24 गुणे 30 हो जाएंगे आपके 720। यानी कि 720 तरीके से अगर 6 लोग फ़ोटो खिंचवाना चाहें तो उनके तरीके 720 होंगे। क्योंकि बच्चों देखो कुछ क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने अधिकतर इनका क्वेश्चनों का आंसर तो बताया, मगर क्यों कैसे ये हो रहा है वो चीज़ सीखना ज़रूरी है आपके लिए आगे भविष्य के लिए। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि 720 तरीके से 6 लोग खड़े होंगे तब की स्थिति जब ये फ्री हैंड किसी के बगल में कोई भी खड़ा हो जाए क्रम से। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कह रहा, मगर एक कंडीशन इन्होंने लगा दी। इनमें से इन्होंने कहा कि देखो भाई 2 लोग, ये कह रहे हैं कि 2 लोग जो है एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े होते। तो अब देखिएगा थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग थे।
मगर ये कह रहा है कि दो लोग एक साथ खड़े होना नहीं चाहते अगल बगल। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर इन दो लोगों को हम मिला के अगर मान लें कि एक यूनिट बना दें, क्या बना दें, एक यूनिट, यानी कि 4 लोग तो ये दिखा रहे हैं और ये 2 लोग को एक लोग मंगा दे, तो यानी अब ये 5 लोग हुए। तो सबसे पहले तो हमने 6 लोगों को देखा कि 6 लोग 720 तरीके से खड़े हुए। अब ये 5 लोग फैक्टोरियल 5 तरीके से खड़े होंगे, ठीक। तो अब अगर फैक्टोरियल 5 देखा जाए तो यानी कि इस क्रम में अगर लोग खड़े हैं तो कितने तरीके से खड़े हुए, तो आप कहोगे इतने तरीके से। यानी अगर इनका गुणा किया जाए तो 20 और गुणे 6 कितना हो गया, 120 तरीके से। अच्छा, अब ये देखना है कि इतने तो सिंगल थे, मगर अगर इस तरह से खड़ा किया जाएगा तो 120 तरीके ऐसे होंगे कि 5 4 ये और इन दोनों को एक यूनिट मान लिया गया, यानी इस तरह से 120 तरीके से खड़े होंगे। मगर अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि ये एक अलग पर्सनालिटी है और ये जो है एक अलग पर्सनालिटी, इनको पलट दिया जाए, इनको पलट दिया जाए तो यानी कि इन फर्स्ट और सेकंड अगर नाम दे दें और सेकंड और फर्स्ट इस क्रम में अगर करके फिर इनको एक यूनिट माना जाए तो 120 तरीके और हुए। यानी कि जो 2 लोग कह रहा है कि एक साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, कभी लेफ्ट राइट और राइट राइट अगर हो गए, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, तो यानी कि टोटल वो 240 तरीकों से खड़े होंगे। तो करना क्या है हमको कि कुल 6 लोगों के जो खड़े होने का तरीका है उसमें से यानी 720 में से यही 240 हम हटा देंगे। तो आया कितना आपको, तो हमने कहा 480, और यही हमारा आंसर होगा कि अगर ये कंडीशन लगती है तो 480 तरीके से ये लोग खड़े होंगे, जिसमें 2 लोग कहते हैं कि एक दूसरे के बगल में अगर ना खड़े हो तो, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देखिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों शुरू के क्वेश्चन एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ गया और एक जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से आ गया, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी वाले में देखिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा देखिएगा, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जिसका एनालिसिस हमें करना है। बाकी क्वेश्चन बड़े एक एक लाइन आधी लाइन के हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि 100 से 199 के बीच में एक संख्या आच्छादित यानी कि किसे के रूप में चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह संख्या 2 से विभाजित हो और उसमें ठीक 2 सम अंक हों। तो देखिए ये कह रहा है कि भाई 2 से 100 से शुरू करें, किससे, 100 से शुरू करेंगे, 100 101 102 करते करते कहाँ तक, 199। तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी संख्या है, तो यहाँ से यहाँ तक आप जब देखेंगे टोटल 100 संख्याएं हो गई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे रैंडमली कह रहा है चुनी जाती हैं और इसकी प्रायिकता क्या है कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो। तो देखिए 2 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि निश्चित रूप के उसके जो इकाई अंक जो हैं इवन हो। इवन का मतलब 0 2 4 6 और 8 ये अंक होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि उसमें ठीक 2 सम अंक हों। 2 सम अंक का मतलब अगर 3 अंक की संख्या है तो देखो भाई पहला अंक तो सबका 1 1 होगा, ये ऑड है। बाकी बची 2 संख्याएं यानी कि उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या कहेंगे, इकाई अंक ये हो और दूसरी वाली भी क्या होनी चाहिए, सम, यानी कि इकाई, जैसे ये इकाई का अंक ये और दहाई का अंक ये दोनों सम होना चाहिए। और सम के लिए 5 अंक यही और अगला भी 5 अंक 2 0 2 4 6 और 8 होने चाहिए। ये बात समझ में आई, क्योंकि देखो भाई इतनी संख्याएं लिखी हैं। तो अब जैसे इसके आगे की देखो 103 मगर आगे की 104। अब मान लो कोई संख्या यहाँ पे 100 लिखी हुई है 46, तो देखो ये भी सम होना चाहिए, ये भी सम होना चाहिए। तो उस स्थिति में इकाई अंक भी सम होना चाहिए और दहाई अंक भी सम होना चाहिए। और अगर ये 5 अंक ये और 5 अंक ये देखा जाए तो टोटल
25 नंबर ऐसे होंगे जिनका ये कंडीशन पूरी होगी कि वो संख्या 2 से विभाज्य होगी और उसमें ठीक 2 सम अंक होंगे। तो बस कुछ नहीं, यानी 100 नंबर में 25 नंबर ऐसे होंगे जो ये कंडीशन फॉलो करेंगे और प्रायिकता लगेगी हमारी कितनी, 25/100। ठीक, यानी कितना कुछ कर दोगे आप, 1/4 और आंसर दोगे आप। ठीक, तो 2 क्वेश्चन इसके अच्छे थे। आगे अगले क्वेश्चन को देखें। ठीक, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को साइकिल चलाना पसंद है और 60 सदस्यों को दोनों पसंद है। तो कह रहा कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को भाई हम लोग ग्राफ वेन डायग्राम से करते हैं। देख, वेन डायग्राम का मतलब एक हमने ये बनाया, एक हमने ये बनाया। वेन डायग्राम में देखिए कह रहा है कि अब हमने मान लिया कि 160 सदस्य, मान लिया ये तैराकी वाले हैं। कौन है, तैराकी वाले, और ये कौन है, साइकिल। ये हो गए तैराकी, ये हो गए साइकिल। ठीक, अच्छा, अब कह रहा है कि 140 सदस्य साइकिल चलाते हैं, यानी कि ये पूरा जो है ये साइकिल वाले ये 140, और कह रहा है कि इसमें 60 सदस्य दोनों करते हैं और 160 सदस्य तैराकी पसंद करते हैं और 40 सदस्य। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो दोनों करते हैं, यानी कि दोनों में कॉमन को हम सबसे पहले लिख लेंगे, 60 लोग ये हुए जो दोनों पसंद करते हैं, यानी कि तैराकी वाले में भी आएगा और साइकिल वाले में भी। अच्छा, अब चूंकि कह रहा है कि 160 सदस्य तैराकी पसंद करते हैं, तैराकी वाला जो डायग्राम ये है, और चूंकि तैराकी में कह रहा है कि 160 सदस्य तैराकी पसंद करते हैं और 60 पहले, तो आप कहोगे कि यानी कि 100 ये। अब ये तैराकी वाला पोर्शन देखिए 160 हुआ। अब चूंकि 140 सदस्य साइकिल करते हैं और साइकिल वाला पोर्शन ये है, 60 पहले ही दिख रहे हैं इसमें, तो इसमें अगर हम 80 कर दें तो ये 140 ये हुआ। अब ये कह रहे हैं कि कुल सदस्यों का कितना भाग, कुल सदस्य कितने हैं, 300, कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है। ठीक, तो देखो भाई कुल का भाग, तो एक गतिविधि देखो भाई 100 और 80 हुए, तो हमने कहा कि 180 लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक गति पसंद करते हैं, जबकि 60 लोग दोनों में कॉमन। तो कह रहा है कि ठीक एक गति पसंद करता है, और कितने में, 300 में बस, और यही हो जाएगा 300 में से 180। इसी को काट दें आप तो कितना हो जाएगा, 3 से काटा 6, यानी 3/5, 180 और 300, 180 और 300, 3/5, ये 6 से काटा तो आंसर कितना हमारा ए। ठीक, तो कुल मिला के डायग्राम समझिएगा। डायग्राम बनाते समय हम वेन डायग्राम से काम करेंगे। तैराक वाला ये, साइकिल वाला ये, कॉमन वाला ये, सिंगल वाला ये, सिंगल वाले को ही टोटल से हमारा ये किया। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जलाशय के प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरह भरा जा सकता है। एक रिसाव पाइप द्वारा भरे हुए जलाशय को 36 घंटे में खाली किया जाता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो जलाशय को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ये पाइप और टंकी का, ठीक, तो देखो भाई ये टंकी और पाइप का क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल है, मगर चूंकि विधिवत थोड़ा सा समझे, ट्रिक भी छोटी सी अप्लाई करेंगे। तो देखो एक जलाशय में प्रवेश करने वाली 18 घंटे में अगर पूरी तरह भरता है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई वो जो है 1 घंटे में कितना भाग भर रहा है। तो हम कहेंगे 1 घंटे में 1/18 भाग भरेगा, और चूंकि 36 घंटे में खाली करता है
तो यानी कि 1 घंटे में हम कहेंगे कि 1/36 भाग खाली करेगा, ये भरने वाला काम, ये खाली करने वाला, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर। तो हमने कहा 36, अब ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 1/30। यानी अगर देखो भाई जैसे ये कोई टैंक है, इसमें एक नल भर रहा है, एक नल खाली कर रहा है, ये 18 घंटे में और ये भाई 36 घंटे में, तो दोनों का 1 घंटे का काम इतना हुआ। दोनों का 1 घंटे का काम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि टंकी 1 घंटे में 1/36 भाग सिर्फ भरेगी। और इस तरह से टंकी अगर 1 घंटे में 1/36 भाग भर रही तो पूरी भाग भरने में सीधे आप कह दोगे, इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा कि 36 घंटे में जो है टंकी फुल हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक तालिका दी भई है। यहाँ स्टूडेंट्स ABCD 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स में मार्क्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है, प्रश्न उत्तर में तालिका को देख के हमको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ई को गणित में, ई महाशय यहाँ पे हैं और कह रहा है ई को गणित में प्राप्त अंकों को मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाए। अभी कितना पाया हुआ है 60। ठीक, अब ये कह रहा है तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, यह मानते हुए कि अधिकतम मान कितने हैं 150। तो देखो भाई 60 पाया है और चूंकि अगर इसका हमको कितना 25 बढ़ाना है 25, तो हमें मालूम है कि किसी का भी जितना प्रतिशत बढ़ाना है तो सिर्फ हम सीधे कहेंगे 100 + 25%। ठीक, तो हम सीधे लिखेंगे 160 × 125/100। 25 से काटा 5 बार और 4 बार, ये 4 से काटा कितना 15, और यानी कि अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो जो अंक उसका 60 था अब कितना हो गया 75। मगर हमसे पूछ रहे हैं तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, यह मानते हुए कि 150 का पेपर। तो भाई 150 में अगर 75 पा रहा है तो सभी बच्चों को मालूम कि आधा आधा का मतलब 50% हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए और व्यंजन क्या है 5 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर 5 और -1 की पावर 2। फिर उनके संख्यात्मक मानों को बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध करें। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यदि कोई मान 1 से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिखे जितनी बार वह अंक आता है। तो देखो भाई सबसे पहले आपको जो व्यंजक लिखा हुआ है 5 की पावर 0, फैक्टोरियल 0 और फिर भाई 1 की पावर 5 और फिर भाई -1 की पावर 2। तो सबसे पहले तो जितने व्यंजक लिखे गए हैं जितने, उनकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को मालूम होगी। तो देखो भाई सबसे पहले आप कहोगे कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आप लिखोगे 1। याद रखिए 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू कितनी आती है 1। ठीक, और 1 की पावर कुछ भी कर दो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। इसी तरह -1 की पावर 2, चूँकि -1 है इसका मतलब हुआ -1 का -1 से गुणा जब करोगे तो इसकी भी वैल्यू आएगी 1। यानी ये चारों संख्याओं की वैल्यू 1 1 1 है और कह रहा है कि यदि कोई मान 1 से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिखें जितनी बार वह आता है। और सूचीबद्ध बढ़ते क्रम का मतलब सब वही है, तो 1 1 1 1 यही हमारा आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है 1 से 200 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या और 6 का गुणा जो। क्वेश्चन ये भी प्रोबेबिलिटी का है मगर बहुत ज़्यादा इस पर समय अभी नहीं खर्च करेंगे और इसका सीधे आंसर आप लगाएंगे 7/40। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, इस पे बहुत ज़्यादा हम समय नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन
एक प्रश्न और कथनों का एक समूह दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि निम्नलिखित जानकारी आपको दी जाती है तो। क्वेश्चन लॉजिक टाइप का है कि इसमें कुछ आपको सूचनाएं दी हैं, उसके बेस पे उस क्वेश्चन का आंसर देना है। समझें, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 24 वर्ग इकाई, ठीक, और उसकी ऊंचाई दे रखा है 4 यूनिट। दो चीज़ें दी हैं, ठीक है, हाइट जो है इसकी 4, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल यही चीज़ है भाई। देखो थोड़ा सा एरिया ट्रायंगल 24 स्क्वायर यूनिट और त्रिभुज की ऊंचाई एक ही चीज़, 2 नंबर, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि बताइए ये दोनों चीज़ यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो और त्रिभुज की जो हाइट दी है ये, इन दोनों के आधार पे पूछ रहा है कि कौन से दिया गया कथन को कौन सा उत्तर देने के लिए प्राप्त एक परिणाम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात किए। अब हमें एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है इन दो चीज़ों के आधार पे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे ये भी नहीं बताया हमें कि त्रिभुज हमारा कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है कि कौन सा है। तो अगर हम आपसे कहें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। तो उस बेस पे अगर हम देखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया है, ऊंचाई दी है, तो हम अगर इस तरह लिखें कि 1/2 आधार और ऊंचाई की जगह 4 और क्षेत्रफल की जगह कह दें 24, तो आधार हमको मिलता है कितना भाई, 12 इकाई, ठीक। मगर देखो भाई, हमको आधार तो मिल गया मगर हमसे इस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप पूछने के लिए ज़रूरी है कि भाई उस त्रिभुज का नेचर कैसा है, राइट एंगल है, एक्यूट है कि अधिक कोण है। तो हम इस बेस पे ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि जो ये त्रिभुज दिया है वो कैसा त्रिभुज है। तो उसके परिमाप को देखो भाई, ऊंचाई तो हमें मालूम है 4, आधार भी मालूम हो गया, मगर उसकी भुजाओं की स्थिति हमें नहीं मालूम कि त्रिभुज कैसा है। तो इस आधार पे हम कह देंगे कि कथन एक अकेला पर्याप्त, कथन नहीं, कथन दोनों, हम सी आंसर देंगे कि भाई इन दोनों के आधार पे जो आप पूछ रहे हैं वो गणना हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आइए, सी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 9। एक ग्राफ दिया गया है, कह रहा दिए गए ग्राफ में विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर व्यतीत किए गए घंटों की संख्या दर्शाई गई है। यानी एक देखो भाई, ये घंटों की संख्या है ऑफिस में, ये ऑफिस टाइम है, ठीक, स्लीपिंग, ट्रेवलिंग और आगे भी इसमें कुछ, ये क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, ग्राफ भी साथ में, क्वेश्चन भी। कह रहा दिए गए आंकड़ों में यात्रा और कार्यकाल के दोनों व्यतीत के घंटों, कुछ नहीं करना आपको। इसमें कह रहा है कि जो आंकड़ा दिया गया है उसमें यात्रा और कार्यालय का समय दोनों आप बता दें जोड़ के। तो देखो भाई, यात्रा का समय हमारा जो है ये है ट्रेवलिंग टाइम और कार्यालय का टाइम जो है ये, यानी 9 घंटे ये है, 2 घंटे ये है और दोनों मिला के 11 घंटे। सीधे आंसर दोगे आप। अगला क्वेश्चन देखें, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या कीजिए। हमें मालूम है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी जो है कितनी है, 246 मीटर की है, और चूंकि ये कितना समय ले रही, इतनी मीटर लंबी है ट्रेन एक खंबे को, देखो भाई, यानी कि उस खंबे को पार करते समय ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, और इतनी दूरी जो है 30 सेकंड में। तो मगर जो समय आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा हमसे, मगर चूंकि पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें मालूम है कि चूंकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम किससे 18/5 से इसको आप, अब अगर इसको आप काटेंगे तो देखो भाई 6 से काटा, ठीक, और ये जो है हमारा पॉइंट में कुछ आएगा, यानी कि आप करोगे
बटे 25 यानी 738 बटे 25 किलोमीटर पर आवर। और इसको जब आप करोगे तो देखो भाई यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 पॉइंट वाला कुछ है। हाँ देखो, क्योंकि हम जब इसको भाग देना शुरू करेंगे तो 3 नहीं 2 आएगा, एक ही ये ऑप्शन है 29.5 किलोमीटर पर किलो आवर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष थी। ठीक, देखो भाई समझिएगा कि मान लीजिए ये वर्तमान में हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे, वर्तमान में, और कह रहा है कि 4 वर्ष पहले। अब यहाँ से भाई देखो यहाँ तक 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ ना लगाइए, सिर्फ लॉजिकल ढंग से आप बड़े आराम से समझेंगे। तो यानी कि आज से ये 4 वर्ष पहले कह रहा है कि इन तीनों की औसत आयु कितनी थी, 30 वर्ष। तो टोटल इन तीनों की आयु अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे यहाँ पे तीनों की कुल आयु 90 वर्ष थी। भाई 30 अगर औसत थी तो आज से कह रहा है कि 4 वर्ष पहले तीनों की आयु कितनी रही होगी, 90। अच्छा, अब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु सिर्फ 22 वर्ष थी। तो देखो यहाँ से तो 4, मगर यहाँ से कह रहा है कि 6, 2 अगर और जोड़ जाए तो यहाँ पे बच्चे और उसकी जो पत्नी थी उसकी 22 वर्ष थी, यानी दोनों की औसत आयु के हिसाब से कुल आयु 44 हुई। ठीक, तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले दोनों 44 साल के थे तो दोनों 4 साल पहले, यानी कि दोनों यहाँ से यहाँ 2-2 साल बड़े होंगे, यानी 44 में अगर हम 4 जोड़ दें तो यानी कि इस समय दोनों जो हैं 48 साल के होंगे। ये चीज़ बात समझ में आती है आपको? भाई 2 साल बच्चा भी बड़ा होगा, 2 साल उसकी पत्नी भी बड़ी होगी, यानी कि प्रेजेंट में दोनों 48 साल के हैं। और पूरी एज कितनी है, 90 तीनों की, तो 90 में से आप 48 हटा लें तो अब बताएं कितना बचा यहाँ पे, ये 42 साल। यानी इस समय इसका पति जो है 42 साल का है, मगर पूछा जा रहा है कि पति की वर्तमान आयु बताइए। तो 42 से अगर यहाँ 4 देखा जाए तो ये 4 साल इसकी और बड़ी होगी, और 4 जब जोड़ोगे तो कितना हो गया, 46 साल। तो आप कहोगे कि पति की वर्तमान एज कितनी है, 46 साल। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 12 है और फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है तो नई संख्या का 1/4 क्या होगा। तो देखो कह रहा है किसी संख्या का 1/3 बार, मालूम पड़ा संख्या x है और इसी का 1/3 जो कितना है, 12 है। ठीक, और फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है, यानी संख्या अगर देखा जाए तो संख्या हो जाएगा 36। ठीक, बढ़ा दिया जाता है। नई संख्या का 1/4 क्या है, अगर इसको 6 बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 42। और उसी का कितना कह रहा है, 1/4। ठीक, अब चौथाई अगर कर दें तो अब जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 21/2 और 10.5। तो आप कहोगे 10.5। जैसा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन के आपसे बताया जाए कि 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो नंबर सिस्टम बड़े आराम से तैयार करिए। बड़ा चैप्टर है, मगर बड़ा ही अच्छा चैप्टर, क्वेश्चन खूब आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिन में कर सकता है, तो 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, इसमें छोटा सा फॉर्मूला लगेगा कि काम और समय जो है उसी के बराबर अगला काम है। तो ये कह रहा है कि उससे कितने घंटे काम करता है, 12 घंटे करता है, और 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल कितने दिन में, 20, यानी 12 घंटे काम किया और 20 दिनों तक ये करता रहा। ठीक, यानी पूरा उसकी कार्य इतना हुआ। अब इसी को कह रहा है कि अब ये 16 दिन काम पूरा करना है, 20 दिन की तरह 16, यानी कि अब जो है इसी काम को जो 20 दिन में कर रहा था 16 दिन में करना है। तो निश्चित है, देखो ये अगर घटेगा, अगर 20 से ये घटेगा तो निश्चित है ये बढ़ेगा। तो हमने कहा हमको नहीं मालूम, हमने कहा कि x घंटे काम करेगा और ये दोनों चीज़ें बराबर।
ठीक। तो बस आप कुछ नहीं करोगे, 12 गुणे 20 यानी कि पहले का घंटे और दिन का गुणनफल दूसरे के दिन, और हमने मान लिया x घंटे वो काम करेगा। बस गुणा करें, 4 से कटेगा, 4 बार 3 बार 5, यानी आया कितना 15। तो आप कहोगे 15 घंटे वो काम करके इस काम को ख़त्म करेगा। अगला क्वेश्चन सरल कीजिए। देखिए भाई, ये सब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि प्रैक्टिस पे हैं। ऐसे क्वेश्चन किसी हाल में आपके गलत नहीं होने चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस पे है। मगर होता क्या है कि जितने छोटे क्वेश्चन होते हैं आप लोग हड़बड़ी में, अधिकतर लोग जल्दी के चक्कर में उसे गलत कर देते हैं। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को देख लें, सिंप्लीफाई करना है इसको। कह रहे हैं कि 49 गुणे, ठीक, 123। तो देखो भाई, सबसे पहले कोष्ट वाली चीज़ होती है, तो 123 की जगह हमने लिखा 126 और प्लस 13 गुणे 25। ठीक, अब देखो भाई, सबसे पहले गुणा, अब ये कोष्ट कर लिया तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 49 गुणे 126 और प्लस 13 गुणे 25। तो इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करके आप जोड़िएगा, जो होगा आंसर वो आपका काम। इतना आप काम खुद करेंगे। अगले पे आए, कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 72 और उनका अनुपात है 2:4, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हमने कहा अगर अनुपात 2:4 है तो 1:2 भी हो सकता है, कटा तो अनुपात तो ये बना। अब कह रहा है कि हमने कहा, और कह रहा संख्याओं का योग कितना है 72, तो हमने कहा संख्या x है और दूसरी 2x है, रेशियो को हमने संख्या मान लिया, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कह रहा है कितना है 72, यानी 3x बराबर 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 24। ठीक, यानी x की वैल्यू कितनी आई 24, और उसकी दुगनी संख्या है 24 दूना 48, और दोनों यही अनुपात की संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही हो जाएगा बट। तो छोटी संख्या पूछा है हमसे, तो छोटी क्या है हमारी 24। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित क्रय मूल्य पर 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक, छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, इसकी गणना कीजिए। कुछ ना करिए, कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं, बड़े आराम से समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु की कास्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है, 100 रुपये में वो खरीद के लाया। अब कह रहा है कि अंकित क्रय मूल्य से वो 25% अधिक रखता है, यानी उसने सेलिंग प्राइस की कितनी रखी 25% अधिक, का मतलब 125 रुपये। अब कह रहा है कि आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% वो छूट रखता है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस की जगह इसको आप MRP मान लीजिए, MRP, यानी इस पे खरीदा ये MRP। अब सेलिंग प्राइस जो है इस MRP पे 10% छूट देने का मतलब इसका 90%। तो बस कुछ ना करें, 125 का 90% आप निकालें और ये हो जाएगा कितना 45 गुणे 5। ठीक, तो आया कितना 112.5। चूँकि 100 रुपये की चीज़ खरीदी गई थी तो हम कहेंगे कि 100 रुपये इसमें से हटाएंगे तो कितना बचा 12.5, और वही उसका प्रॉफिट लॉस। तो कुछ क्वेश्चन फार्मूले से, कुछ ऐसे, कुल मिला के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आप करोगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक ये होता है, बस आप छोटा सा बात ध्यान रखिएगा, कि ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन रूप से हो। मगर हमें कौन सी 3 क्रमागत, तो मान लीजिए 2, 4, 6 हमने ले लिया, तो इनमें से बताइए सब में कौन सी कॉमन संख्या है। तो कहोगे 2, क्योंकि देखो भाई 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 3। तो आपसे अगर कहा जाए भाई बताओ कॉमन, तो 2, 2, 2 और यही हो जाएगी 2, आंसर भी हमारा 2। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखो भाई, लिखा ये है कि m माइनस 2/5 इज इक्वल टू 5/6 और प्लस 1/2।
m को यहीं रहने दो, -2/5 को जब उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस हो जाएगा 5/6 है ही और 1/2। अब जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर के लिए हमने कितना लिखा यहाँ पे 30, 12, 25 और कितना भाई 15, 30, 40, 50, 52/30 और ये हो जाएगा हमारा 26/15। हमें थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक ये है कि ये डिजिट जो है चेंज है। हम एक क्वेश्चन में देख लेते हैं इसको, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। देखो भाई ये 2/3 लिखा हुआ है पेपर में, देखो हमको भी लग रहा था मिस्टेक है। इसको आप लोग 2/3 कर लेंगे। एक मिनट, ये मिसप्रिंट है, इसको आप ऐसे लिखोगे, हम पूरा लिख दे रहे हैं कि m बराबर ये -2/5 2/3 है, तो उधर जाएगा, हम लिखेंगे 5/6 प्लस 1/2 और प्लस 2/3 है भाई। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट जब करोगे तो 6 एलसीएम ले लो, 3 और 4, ठीक, ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12/6 बराबर 2 भाई 2 आएगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, वो 2/5 की जगह 2/3 है। अगला क्वेश्चन कर लें, 19 नंबर कह रहा 15 के 2 गुणनखंडों का एलसीएम एक 1200 है। ठीक, यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में दूसरी संख्या क्या होगी। बड़े आराम से समझिएगा, कह रहा 15 के 2 गुणनखंडों का एलसीएम 1200 है। ठीक, यानी 2 का मतलब मान लिया कि 15x और 15y हैं। ठीक, और कह रहा 15 के, और इनका एलसीएम कितना है 1200, तो इनका अगर एलसीएम आप निकालोगे तो 15xy होगा, और ये कह रहा है भाई कितना है 1200, और उनमें से कह रहा पहली संख्या क्या है 75 है। ठीक, तो देखो भाई अब अगर 75 है तो ये पूरी 75 है, यानी कि अगर इसको कर लिया जाए तो यानी xy की जगह हम किसको वैल्यू रखेंगे। ठीक, यानी इन दोनों का गुणनखंड ये आना चाहिए, क्योंकि पहली संख्या 75 है, तो ध्यान रखिएगा, या तो आप कर लो कि इसकी जगह लिख दो 75 और हमने कहा दूसरी जो है 15y मान लो। ठीक, और जब इसका एलसीएम भाई लोगे तो निश्चित है कि देखो भाई अब ये 15 गुणे 5 और दूसरी है 15 गुणे y। ठीक, तो देखो भाई इसको तो हमने पूरा लिया 15 गुणे 5 और इसमें ले लिया y, और ये है कितना 1220। अब यहाँ से भी y निकालोगे तो 1200 बटे में कितना कर दोगे 15 गुणे 5, जो आएगा वही आपका y दूसरी संख्या हो जाएगी, जिसमें आप किससे गुणा कर दोगे 15 से, वही हमारा आंसर। ठीक, ये सब बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मगर अगर आपने किए हैं तब और नहीं किए हैं तो बहुत फंसाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आए, कह रहा है 2 स्टेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर समझे हैं तो 2 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन होगा, नहीं तो आप उलझते रह जाएंगे। देखो कह रहा 2 स्टेशन ए बी सीधी रेखा 210 किलोमीटर है, समझिएगा, एक स्टेशन ये, एक स्टेशन ये, ए ये है और भाई बी ये है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 210 किलोमीटर। ठीक है, पहली बात, एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है, कितने बजे भाई, कह रहा है 7 बजे, 7 AM। ठीक, आरंभ होती है और किस स्पीड से 35 किलोमीटर पर आवर से, किधर चली भाई, इधर चली। फिर कह रहा है कि 35 किलोमीटर की चाल से बी की ओर चलती है, और दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है, यानी बी से, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो समझो भाई दूसरी वाली 8 बजे चलती है 8 AM पे, और कितनी 40 किलोमीटर पर आवर से, इधर की। तो ये कह रहे हैं कि बताओ वे कितने समय पर मिलेंगी। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये 7 बजे चली है और ये 8 बजे चली है, तो चूंकि 1 घंटा पहले ये चली है तो निश्चित है 7 बजे चली तो 8 बजे तक, यानी 1 घंटे में ये 35 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, तो ये 35 किलोमीटर तक आगे आ गई होगी। कितने किलोमीटर 35।
तो जो पहले दूरी 210 थी, अब ये दूरी 35 किलोमीटर अगर हम कम कर दें तो बची कितनी, 175 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पे 8 जब बजा होगा तो यहाँ से ये भी चल रही है, 8 बजे ये भी चल रही है, तो बस कुछ नहीं करना होता। अगर दोनों एक समय पे चलें तो अब इन दोनों को देख लें कि 8 बजे के बाद ये कितने बजे मिलेंगी। तो हमने कहा मिलने का समय होता है समय बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी बची भई है, 175, और दोनों की चालों का योग 35 और 40, 35 प्लस 40 यानी कितना हो गया, 75, यानी 175/75, यानी अगर 25 से काटे तो ये 7/3, यानी कितना भाई, 2 सही 1/3 घंटे में मिलेंगी। मगर ये 8 बजे के बाद मिल रही हैं 2 घंटे 30, 1/3 का मतलब 2 घंटे 20 मिनट में। तो चूंकि यहाँ 7 बजे से है, कहा है कि घंटे, तो वे कितने समय पे मिलेंगी, तो 7 बजे से कितने बजे से, 7 बजे से 3 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगी, यानी 7 बजे के 3 घंटे 20 मिनट के बाद हो गया 10:20। तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रेनें जो हैं 10:20 पे आपस में मिलेंगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो भाई, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इसे देखते मान कॉन्सेप्ट बेस पे आप ख़त्म करोगे। इस क्वेश्चन के छोटे छोटे 2-3 रूल हैं। एक रूल ये है कि अगर देखो यहाँ पे जितनी बड़ी संख्या है, हमसे इतनी बड़ी संख्या चाहे इतनी इससे भी बड़ी संख्या हो जाए, हमें बस मतलब ये लास्ट वाली 9 से है, और 9 की पावर ये देखना है कि इसको अगर हम एक्सपेंड करें या इसकी वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू का इकाई अंक होगा। तो देखो भाई, अगर 9 की पावर, अगर या तो देखो जो संख्या लिखी जाएगी उसको जब कैलकुलेट करोगे तो या तो इवन होगा या तो भाई ऑड। क्या आएगा, इवन या ऑड। तो नियम ये है कि अगर ऑड आया तो इसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा, अगर इवन आया तो 1 होगा, और इन दोनों का सम हमेशा 10। तो इन दोनों को सबको चारों को गुणा करोगे तो गुणनफल चूंकि जो आएगा उसका इकाई अंक 0, यानी एक इवन नंबर आएगा। 0 को इवन नंबर माना जाएगा। ठीक, माना जाएगा नहीं है। तो यानी कि 9 की पावर इवन आया, और जब इवन आया तो इसका यूनिट डिजिट होगा 1। ये रटी रटाई चीज़ है, ये बार बार सॉल्व करके आप इसको एग्ज़ाम में नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन, रिया एक बचत खाते में कितना जमा कर रही है, 10,000 निवेश करती है जिस पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। देखो भाई, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो 3 वर्ष बाद खाते में कितनी राशि आएगी। तो देखो भाई, हम जो निकालेंगे, हम निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो अब यहाँ पे 10,000 की ये राशि है, और कितने प्रतिशत, 8% की दर से, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जो आएगा ए आएगा, उसमें से आप 10,000 जब हटा लोगे तो वो चक्रवृद्धि, चूंकि ब्याज हमसे पूछा है तो वही चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद यानी सॉल्व करने की स्थिति आपकी ये बनेगी 108 गुणे 108 गुणे 108 बटे में, ये काम आपका। अब जितना आएगा उसमें से 10,000 घटाइएगा और वही हमारा आएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखो भाई, दूध पानी का मिश्रण से भी है। दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3 और 1, यानी M फॉर आप मिलिए मिल्क और W फॉर वाटर, इनका अनुपात 3 और 1 है। तो कह रहे हैं यदि मिश्रण में कुल 48 लीटर हो, यानी कि मिश्रण टोटल 48 लीटर है और अनुपात दूध और पानी का 3:1 है, तो कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। सिंपल, तो हम कहेंगे दूध की मात्रा बराबर 48, चूँकि 3 भाग है और टोटल कितना 4 भाग से हमने काटा कितना 12 36 लीटर आप कहोगे हमारा क्या है दूध। अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है एक सम चतुर्भुज की एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर और दूसरी विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर। देखो भाई, यहाँ एक रेम्बोस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहा है एक सम चतुर्भुज ये है, और इसकी जो है
एक विकर्ण कितना है, ये मान लिया 40 है, और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से, तो पहले विकर्ण का आधा का मतलब 20 से 22 अधिक है, यानी कितना है 45। तो हमने कहा दूसरा विकर्ण जो है भाई, ये वाला तो 40 हो गया और ये वाला 42। तो कह रहा है सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। हमें मालूम है कि दोनों विकर्ण चूंकि आधे से काटते हैं, जब आधे से काटते हैं भाई, तो देखो इसकी माने कि यहाँ पे अगर दोनों काटे तो 21 सेंटीमीटर ये है और 20 सेंटीमीटर ये, यानी अगर ये ट्रायंगल ये देखा जाए तो ये 20 और ये 21, ये हमें मालूम है कितना होता है 90 डिग्री। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग का रूट ही यही भुजा होगी, और यही भुजा जो होगी इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। तो 400 और भाई कितना 441, ठीक, और ये किसका 29 का वर्ग, तो हम कह देंगे प्रत्येक भुजा जो है इसकी 29 29 29 और 29, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका देखो भाई, कह रहा है कि इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x और y की। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, अधिकतर क्वेश्चन को इक्वेशन बनाने में लोग थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ करते हैं। तो देखिए लिखिएगा 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 14, ठीक। दूसरा इक्वेशन थोड़ा संभल के उतारिएगा, ये कह रहा है x अपॉन x माइनस वाई बराबर 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 7x माइनस 7y। देखो भाई, अब चूंकि x को इधर ले जाओगे तो बचेगा 2x और ये आ जाएगा प्लस 7y इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमारा ये बना, ठीक। तो हमने इसको किया कि 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब देख लेना भाई एक बार फिर से, हमने कहा x अपॉन x माइनस वाई 7/9, ठीक। अब हो जाएगा 9x, ठीक, और 7x माइनस 7y, 2x और 7y। क्वेश्चन फिर इसमें मिस्टेक लग रही हमको, देखो भाई फिर थोड़ा सा ये है शक हमें हुआ, ये x बटे में x प्लस y है, इसको प्लस करिएगा ये, तो उस बेस पे अगर ये देखा जाए तो ये आ जाएगा 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई दूसरा इक्वेशन यहाँ माइनस लगेगा हमारा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक। अब जब इसे सॉल्व करोगे आप तो चूंकि ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, और ये दोनों कैंसिल और x बराबर कितना 14। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जब निकाल लोगे, x कहीं भी आप मान रख दो, तो हम पहले वाले में लिखेंगे 3 × 14 माइनस 7y बराबर 14, ठीक। y बराबर 42 माइनस 14 बराबर 7y, 12 में से तो देखो भाई y की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू कितनी 14, और हमसे चूंकि एक्स वाई की वैल्यू पूछा है तो हम कहेंगे 14 × 4, ठीक। कितना आया 56 पहला आंसर। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये प्लस है भाई, यानी कि अगर इसको x अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/9 आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर आइए 26। कह रहा है एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविज़न खरीदा और इसे 18,060 रुपये में बेच दिया। लाभ और लाभ का प्रतिशत गणना कीजिए। तो देखो भाई लाभ तो कितना हुआ, चूँकि ये हमारी कॉस्ट प्राइस जो है कितनी है 15,400 और सेलिंग प्राइस कितनी है 18,060। तो अगर हम कहें कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ तो दोनों का डिफरेंस आप निकाल लोगे, वही प्रॉफिट हुआ। तो देखो भाई प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ 18,060 में 15,400 रुपये घटाओगे कुछ कितना हो गया हमारा 2,660 रुपये। तो प्रॉफिट तो हुआ 2,660 रुपये।
तो देखो भाई दो जगह 2660 है, चाहे ये, मगर चूंकि प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट का परसेंटेज आपको मालूम है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब आप निकाल लोगे, इन दोनों में से जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे एक कस्बे बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7.7 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया पूछा है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB/BH और HL। ठीक, L लंबाई, B ब्रेथ उसकी और H हाइट। तो बस इसमें आप पुट करें और इसकी वैल्यू आप खुद निकालेंगे। L कितना है इसकी 11.1 गुणे 5.5 प्लस 5.5 गुणे 7.7 गुणे यहाँ प्लस लगाएंगे आप, प्लस 7.7 गुणे 11.1। अब ये सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक, फॉर्मूला और प्लस इसका हमने, चूंकि सरफेस एरिया निकालना है, अगर एरिया निकालना होता तो तीनों का गुणा, मगर सरफेस एरिया का ये, और अगर एरिया देता तो LBH सबको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का HCF 16 है तो निम्नलिखित में कौन सा मान उनका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक, अगर आप इसकी परिभाषा समझते हैं तो बड़े आराम से करोगे कि अगर HCF 16 है तो निश्चित है, कह रहा है कि एलसीएम को इससे डिवाइड होना पड़ेगा। तो देखो भाई, हम देखेंगे 16 से कौन सी संख्या डिवाइड नहीं होती और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 16 से क्या 134 दिखाई पड़ रहा है कि होती है, तो अगर नहीं तो यही हमारा आंसर होगा जो 16 से डिवाइड ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर इतने रुपए के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। कह रहा है कि 3 वर्ष टाइम जो है कितना है कि अवधि में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है भाई 11% और वार्षिक ब्याज की दर से 49,000 रुपये के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना। तो साधारण ब्याज अगर करोगे SI सिंपल इंटरेस्ट 49,000 गुणे कितने साल का 3 11% की दर से और बटे भाई 100। बस यही करना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दें और 49,100 गुणे 33, जो आएगा वही आंसर। तो 49 में थोड़ा सा 33 से गुणा कर दीजिए, 9 त्रिक 27, 1 14 और फिर 7 4 1 7, यानी भाई कितना 16,170, यही हमारा। ठीक, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस इसको तुरंत देखा तुरंत। कह रहा 6 संख्याओं का औसत कितना है 12, उनमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है 6.5, जबकि अन्य 2 का औसत कितना है। ये देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक लगाओगे। लॉजिक का मतलब यहाँ सोचने का तरीका आप करोगे कि 6 संख्याओं का अगर औसत 12 है तो टोटल जो है 72 संख्याएं हैं टोटल, यानी कि कितनी वैल्यू है उन सबकी टोटल जोड़ा जाए तो 12। कैसे निकाला 6 गुणे 12, औसत अगर 6 है तो। अब कह रहा है कि उनमें 2 का औसत 6.2 है, यानी 2 का औसत अगर 6.2 है तो शुरू की 2 संख्याओं कितनी हो जाएगी 12 दूना 6.5 है ना, 13। ठीक, यानी कि 2 संख्याओं कुल मिला के 13 हो गई। और जबकि कह रहा है कि अन्य 2 का औसत कितना है 4.9, यानी कि अगली 2 का हो जाएगा कितना 9। अब ये कितना हो जाएगा 22। अब देखो भाई, यानी कि टोटल 4 संख्याएं 22 हैं और 6 कितनी है 72। तो 72 में से अगर 22 हटाओगे तो हो गया कितना भाई हमारा 50, यानी कि जो बची वो 50 हो गई, बची जो हो गई 50। तो कह रहा है उनका औसत बताओ। तो 50 की 2 संख्याएं हैं तो औसत कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अगले पे आइए 31। ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 देखो भाई लगा लो,
रेशियो कितना आप लगाओगे, 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल कितना 7,000 लाभ हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना भाई, देखो जो भी अनुपात है उसी अनुपात में लाभ बटेगा। लाभ कितना है 7,000, ठीक। अब इसी 7,000 को चूंकि ए का कह रहा तो ए को जो मिलेगा 7,000 गुणे 3/5, यानी वो हिस्सा दोनों का योग, ठीक। तो ये काटा तो आप कितना मिला भाई, 4200 रुपये, ठीक। तो हम कहेंगे भाई जो धन है वो 3 और 2 के अनुपात में चूंकि कटेगा, तो यही हमारा अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा। कह रहा किसी संख्या का 20%, हमने मान लिया संख्या क्या है, हमने कहा संख्या x है, क्या है x, और इसी का 20% कह रहा है क्या है 50 है। तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा 20 बटे ये यानी कितना 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, यानी संख्या क्या है 250। अब कह रहा है कि उस संख्या का 125% क्या होगा। तो यानी कि इसी 250 का 125% जब आप निकालोगे तो बस 4 और यहाँ कर दो भाई 5, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, पॉइंट में आएगा। अब देखो भाई 3 बार 5 1 यही वाला आ जाएगा 312.5, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 18,960 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 15% हानि पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, कुछ नहीं करना, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बस करेंगे कि 18,960 रुपये में खरीद के चूंकि 15% हानि पे बेच रहा है तो इसका 85% आप जो निकालोगे वही आपका आंसर होगा, ठीक। कैलकुलेशन आप करोगे, जो होगा अपना वो देखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लें कि एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फ़ोन जनवरी में देखो इतना बेच रहा है, फरवरी में ये, मार्च में ये, अप्रैल में ये, मई में ये, जून में ये। तो कह रहा है मई से जून तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। कहाँ से, मई से जून। तो देखो भाई मई में था 450 और जून में है 390, तो बढ़ा कि घटा, तो कितना हुआ घटा। तो कितना घटा 450 से 390, तो देखा जाए इसमें जो घटने वाला क्रम है कितना घटा है 60। अब इसी का प्रतिशत में आपको अगर आंसर देना है तो प्रतिशत कमी कर दोगे, जो घटा है वो और कितने में 450 और गुणे भाई 100, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये 9 3 20 और कितना 40/3। अब इसी में देख लेना भाई 13 समथिंग ये आपका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पहाड़ी स्थान पर चुने गए महीनों में आने वाले पर्यटक, देखो फिर इसमें मई में कितने आए हैं 4000, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो कह रहा मई से जुलाई तक पर्यटकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कहाँ से, मई से लेके जुलाई तक पूछा है, और मई में कितने हैं 4000 और जुलाई में कितने हैं 6000। तो देखो भाई 4000 से 6000 बढ़े तो कितना बढ़े, तो आप कहोगे भाई 2000 बढ़े। तो कह रहा प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो आप कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर सीधे आप कहोगे वृद्धि बटे में जो मूल था वो गुणे 100, 3 0 से 3 0 2, और सीधे आप कह दोगे भाई 50% जो है हमारे पर्यटक बढ़े। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन लगभग ये लास्ट था, ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने कुल मिला के क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन का विश्लेषण किया, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बता दिया क्योंकि समय कम था, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन छोड़ा। कुल मिला के ये
जो हमारा एक क्रम है ये आपको बताने का ये तरीका कि क्वेश्चन को आप सीधे किस किस तरह से किए हो, अगर जो क्वेश्चन फंसा है वो इस वीडियो से आप मदद लेंगे। हम अगली वीडियो में रीजनिंग का 8 तारीख का जो फर्स्ट मीटिंग का है उसको लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चलो क्या है